आज जो है हम हीट ट्रीटमेंट वाले चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपका जो चैप्टर वो फिटर सेकेंड ईयर में है, ठीक है। तो इसके पहले का जो बाकी चैप्टर हमने कर रखा है, इसके 5 चैप्टर तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे या पूछे जा सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका कलेक्शन हमने किया था और उसको आपको यहाँ पे सॉल्व भी करवाया था। जब 5 चैप्टर तक हो रखा है आपका, उसे देखने के लिए आपको क्या करना है, जानते होंगे आप लोग जनरली, पिछले साल भी आपने देखा, ये तो पता ही होगा कि आपको ग्लोबल ITI यूट्यूब में सर्च करना है। ऐसा ग्लोबल ITI खुलेगा, अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। ग्लोबल ITI इस तरह से दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट। आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस टाइप से खुल के आ जाएगा टैब, और इसमें फिर आपको अपना ढूंढ लेना कि आपका जो फिटर सेकेंड ईयर का कहाँ पे लिखा होगा। देखिए वो फिटर सेकेंड ईयर लाइव क्लासेज है, इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखा हुआ फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर MCQ। तो इस वाले टैब पे अगर आप क्लिक करोगे, व्यू लिखा ना, व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि जो भी वीडियोज हैं इसमें के देखिए सारे आपको मिल जाएंगे, जो कि हमने पहले करा रखा है, ठीक है। अब वीडियो कंटिन्यू करेंगे, इसमें आगे वाला वीडियो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे पूरा पीछे की भी वीडियो देख सकते हैं। जो लोग पहली बार हैं तो पहले स्टार्टिंग के चैप्टर का अपना यहाँ से शुरू करते हैं, पूरा सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 जो है हीट ट्रीटमेंट, इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन उन्हीं लोगों को करने में मजा आने वाला है जो जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ रखा है, क्योंकि आप जानते हो सिर्फ डायरेक्ट मतलब आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना जिसका कोई मतलब नहीं होता, ना ही आपको समझ में आएगा, आप रट लोगे, भूल जाएगा। अभी आप देखोगे पहला का C सही है, फिर बाद में भूल जाओगे कि नहीं C सही था या B सही था, ठीक है। तो इसीलिए आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। आप कहाँ से पढ़े कोई मैटर नहीं रखता, भले ही आपने खुद से मेहनत की हो, खुद से पढ़ी हो, आपने अपने कॉलेज में पढ़ रखी हो, आपने कहीं कोचिंग कर रखी हो, किसी भी माध्यम से, बस आपको थ्योरी पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा तभी इस क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, लगेगा क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी जरूर पढ़ना जरूरी है, बिना थ्योरी के कोई काम नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में फ्लेम की मजबूती की क्या हानि होती है। ऊष्मा उपचार क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम। हीट ट्रीटमेंट मतलब जो भी हम किसी धातु का ट्रीटमेंट करते हैं ऊष्मा के द्वारा, ठीक है। तो ऊष्मा उपचार में, हीट ट्रीटमेंट में हम फ्लेम के द्वारा भी केस को हार्ड करते हैं। केस हार्डनिंग के अंतर्गत आता है फ्लेम वाला हिस्सा, कि हम फ्लेम के द्वारा किसी मेटल को हार्ड करते हैं। तो कह रहा फ्लेम अगर अधिक मजबूत होगा तो उससे हमें नुकसान क्या होगा या उससे क्या दिक्कत होगी। तो अगर हमारे जो हीट ट्रीटमेंट में अगर हम फ्लेम के द्वारा हार्डनिंग कर रहे हैं, फ्लेम के द्वारा, ज्वाला के द्वारा हार्डनिंग कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो छोटे वर्कपीस के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि फ्लेम ज़्यादा हार्ड होती है और छोटे वर्कपीसों को क्या करती है, वो पिघला देती है। हमें हार्डनिंग करने का मतलब उन्हें क्या करना होता है, उन्हें गर्म करना होता है, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर तक भी ठंडा करना पड़ता है, पिघलाना नहीं पड़ता है। पर अगर छोटा वर्कपीस होगा और हमारी जो फ्लेम है वह ज़्यादा मजबूत है तो क्या करेगा, छोटे वर्कपीसों के लिए सही नहीं होती, उन्हें पिघला देती है। तो इसीलिए जो फ्लेम अगर अधिक मजबूत है तो वो छोटे वर्कपीस के लिए सही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जॉब में डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी को कौन से हीटमेंट की विधि से सुधारा जा सकता है। कि अगर हमारे जॉब में जो है डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाना है। डक्टिलिटी का मतलब नरम से मतलब है, मतलब जिसे तार के रूप में खींचा जा सके। मशीनेबिलिटी का मतलब है जिस जॉब को आसानी से काटा जा सके, घिसा जा सके। किसी जॉब को अगर आप आसानी से काट सकते हो या घिस सकते हो तो उसके अंदर मशीनेबिलिटी का गुण होता है। मशीन एबिलिटी मतलब जिस पे कोई मशीन की प्रोसेस की जा सके, तो जैसे उसे काटा जा सके, घिसा जा सके, ये सब प्रोसेस अगर आप कर सकते हो तो मशीनेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा हम मशीनेबिलिटी के गुण को सुधारते हैं। तो वह है आपका एनीलिंग। यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी सही होगा आपका, एनीलिंग। एनीलिंग के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी धातु में मशीनेबिलिटी के गुण को सुधारते हैं। जैसे किसी धातु पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसको आप किसी शेप में बदल रहे हो, कोई प्रोसेस कर रहे हो, तो धातु वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है। फिर उस पर उसकी फिनिशिंग करना, हार्ड होगी धातु, उस पर आपने कोई प्रोसेस किया, उसे मान लीजिए आपने बेंडिंग की, तो जब बेंडिंग जांच करेंगे वहाँ खिंचाव उत्पन्न होगा जिससे वहाँ पे धातु हार्ड होगी। अब उसे आप फिनिश करना चाह रहे हो तो फिनिश ही नहीं होगी, क्योंकि हार्ड होने का मतलब क्या, वो कटने और घिसने का विरोध करेगी, वह घिसेगी ही नहीं, तो फिनिश कैसे होगी। तो हम फिर क्या करते हैं, उस धातु पे एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। एनीलिंग प्रोसेस करते हैं तो धातु क्या होती है, पहले की अपेक्षा फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाती है तो उसमें मशीनेबिलिटी का गुण आ जाता है, मतलब हम उस पर मशीनेबिलिटी कर सकते हैं, उसे आसानी से काट और घिस सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एनीलिंग होता है। नॉर्मलाइजिंग दूसरी चीज़ है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको दोनों क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में दोनों लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। अभी मैं इस पर रिलेटेड इसलिए क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूं ताकि इन दोनों में कंफ्यूजन न रहे। ज़्यादातर लोग नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, आपको पूरा डाउट क्लियर होगा आज इन दोनों के बारे में। एनीलिंग धातुओं को के लिए दिए जाने वाला हीट ट्रीटमेंट है कि एनीलिंग धातुओं पर जो हीट ट्रीटमेंट की जाती है वो किस लिए की जाती है। तो उससे होता है अवशेषी स्ट्रेस को हटाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी,
एनिलिंग धातु में जो किया जाता है ट्रीटमेंट, उससे क्या फायदा था, अवशेषी स्ट्रेस, मतलब जो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो गया। मैंने बताया ना कि जॉब पे आप कोई काम कर रहे हो, उसे मोड़ने का काम कर रहे हो या कोई प्रोसेस कर रहे हो, उसे गर्म ठंडा कर रहे हो, तो जॉब की क्वालिटी पहले थी कि वो आसानी से कट जा रहा था, घिस रहा था, पर उस पर काम करने की वजह से क्या हो गया, अब उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो गया, जिससे कि वो ना ही कट रहा है ना ही घिस रहा है। तब हमें फिनिशिंग करना होगा तो फिनिशिंग नहीं हो पाएगा, तो उसके स्ट्रेस को कम करेंगे जिससे कि उसमें मशीनेबिलिटी का गुण आ जाए। तो वही चीज़ है कि एनिलिंग धातु किस लिए किया जाता है, तो उसमें जो स्ट्रेस अवशेष रह गए हैं उनको हटाने के लिए, स्ट्रेस हट जाए जिससे कि उसमें मशीनेबिलिटी का गुण उत्पन्न हो और हम उस पर मशीनिंग की क्रिया कर सके। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेस को हटाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 4 है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा स्टील में सल्फर तथा फास्फोरस घटक को कम किया जाता है। स्टील में जो सल्फर है और फास्फोरस जो उत्पन्न होते हैं उनको कम करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस होता है आपका रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा रिफाइनिंग है। रिफाइनिंग के द्वारा क्या होता है, हमारा जो भी स्टील है उसमें जो हमारे सल्फर या फास्फोरस के घटक है उनको कम करते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा ही स्टील में उपस्थित सल्फर और फास्फोरस के घटक को कम किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, एनिलिंग में कंपोनेंट को निम्न टेम्परेचर तक गर्म करना शामिल होता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि एनिलिंग में जो हमारा धातु है या कंपोनेंट है उसको निम्न तापमान, मतलब कितने तापमान तक गर्म करते हैं। एनिलिंग में धातु को किस टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है वो बात कर रहा है। तो एनिलिंग में जो धातु को हम गर्म करते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा अधिक, कहाँ तक गर्म करते हैं, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा अधिक गर्म किया जाता है। एनिलिंग प्रोसेस क्यों करते हैं, तो मैंने बताया था कि जिससे कि उस धातु में मशीनन योग्यता आ जाए, मशीनीबिलिटी का गुण आ जाए। मशीनीबिलिटी का गुण आने का मतलब है कि उसे आसानी से काटा और खींचा जा सके। जब भी हमें जॉब पे अभी आगे और प्रोसेस करना होता है, उसको फिनिशिंग प्रोसेस करना होता है और बीच में प्रोसेस करते करते हमारा जॉब कठोर हो गया तो उस पर एनिलिंग प्रोसेस कर लेते हैं जिससे कि फिर दोबारा से उस जॉब पे हम उसे काट सके, उसे घिस सके, किसी और आकृति में बदल सकें। तो एनिलिंग किस लिए किया जा रहा था, ताकि इसमें मशीनीबिलिटी का गुण आ जाए। मशीनीबिलिटी का गुण आएगा तो उसे हम आसानी से काट पाएंगे, घिस पाएंगे। ठीक है, एनिलिंग कौन से टेम्परेचर पे किया जाएगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़े अधिक पे किया जाएगा। एनिलिंग दो टाइप का होता है आपका, फुल एनिलिंग और प्रोसेस एनिलिंग। ठीक है, प्रोसेस एनिलिंग जो होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर ही किया जाता है और जो फुल एनिलिंग होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक पे किया जाता है। जिन लोगों ने हमारी पेड क्लासेज वगैरह ज्वाइन कर रखा होगा, आप लोग शायद वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे इनमें से। ठीक है, जिन लोगों ने हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर रखा है या फिर हमारे कोचिंग से जुड़े हुए हैं या हमारे कॉलेज से हैं, वो लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताएं कि उनको पढ़ने का फ़ायदा मिला या नहीं, या उन्हें कितने क्वेश्चन आ रहे थे। मेरे ख्याल से आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावित होता है, कि अगर हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा या धातु में क्या चेंजेज आएंगे। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा किसी भी मेटल में या धातु में हम क्या प्रभावित कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं। हार्डनेस को आप जानते हो, किसी भी धातु को गर्म या ठंडा करके उनके गुणों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। किसी भी धातु को गर्म कीजिए और ठंडा कीजिए, गर्म और ठंडा करके उनके गुणों में परिवर्तन करना ही, अपने आवश्यकता के अनुसार उनमें प्रॉपर्टीज़ को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। तो यह जो है हमारा हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हार्डनेस का गुण, मतलब हम धातु को हार्ड बना सकते हैं। स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, गर्म या ठंडा करके उसके स्ट्रेंथ में परिवर्तन किया जा सकता है। डक्टिलिटी में परिवर्तन किया जा सकता है। एनिलिंग के द्वारा आपने देखा हम डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी के गुण को प्राप्त कर रहे थे। मतलब ये तीनों चीज़ें हमारे हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीजल की अधिक भंगुरता को हटाने के लिए की जाती है। ठीक है, अधिक भंगुरता से मतलब है कि आपने अक्सर पढ़ा होगा, कोई भी हमारा कटिंग टूल होता है तो आप लास्ट में पढ़ोगे कि इसकी कटिंग एज को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। आप जनरली बुक्स वगैरह में कहीं भी पढ़ते होंगे, जो भी हमारे कटिंग टूल से ऐसी चीज़ें आती है तो उसके लास्ट में लिख दिया जाता है कि इस मटेरियल होता है और इसके कटिंग टूल को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। आप जब भी देखोगे हार्ड और टेम्पर दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, हार्ड एंड टेम्पर, ये दोनों वर्ड हमारे एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, तो चीजल भी हमारी कटिंग टूल है और उसके भी एज को क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चीजल की अधिक भंगुरता को हटाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ को हार्ड करेंगे, ठीक है, जब भी हम चीजल होता है तो भाई वो कटाई करना है उसके एज के द्वारा, तो उसके एज को हार्ड किया जाता है। हार्ड करने का मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ाना।
या किसी भी मेटल में जितना अधिक कार्बन की मात्रा होगा उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। तो हम जनरली हीट ट्रीटमेंट के द्वारा क्या करते हैं, जैसे चीजल के कटिंग एज को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। जब वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो उसे तेजी से ठंडा करेंगे। हीट ट्रीटमेंट का यही प्रोसेस है, किसी वस्तु को गर्म करके अगर आप तेजी से ठंडा करोगे, जितना तेजी से ठंडा होगा वह उतना ज़्यादा हार्ड होगा, और अगर आप उसे क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करोगे तो वो सॉफ्ट होगा। हम वस्तु को हार्ड करेंगे या सॉफ्ट करेंगे, तो कब हार्ड होगा, हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करें और तेजी से ठंडा कर दें। अगर तेजी से आपने ठंडा किया, जितनी ठंडा करने की दर उसकी अधिक होगी वो उतना ज़्यादा हार्ड, और जितनी कम होगी उतना ज़्यादा सॉफ्ट। ठीक है, तो जब चीजें वगैरह कटिंग एज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके तेजी से ठंडा करते हैं, तो उसमें हार्डनेस का गुण आ जाता है। लेकिन आप जानते हैं कोई भी मेटल है वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसमें ब्रिटलनेस का गुण भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि हार्डनेस का मतलब क्या, कार्बन की मात्रा बढ़ना। किसी चीज़ में अगर कार्बन ज़्यादा है तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता। भंगुरता का मतलब है उसमें चोट लगेगा तो टुकड़ों में बिखर जाएगा। हार्ड तो रहेगा, घिसेगा नहीं, जल्दी घिसेगा नहीं, लेकिन झटके पे चोट लगेगा तो इम्पैक्ट चोट को वो सहन नहीं कर पाएगा और वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो चीजल को हमने क्या किया, हार्ड कर दिया, हार्डनिंग के द्वारा हार्ड किया तो हार्ड हो गया, कठोर हो गया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है भाई, चीजल पे आप हैमर से चोट करोगे तभी तो कटाई करेगा। तो हमने देखा उसकी जो कटिंग है वो हार्ड हो गई, जिसकी वजह से अब उसमें ब्रिटलनेस का गुण उत्पन्न हो गया। अब वो पता चला हार्ड तो हो गई लेकिन हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप यूज करने जाओगे तो उसकी कटिंग एज टूट जाएगी। तो उसके हार्डनेस को थोड़ा सा कम किया जाता है। हार्डनेस को क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, या कह लीजिए जो उसमें भंगुरता उत्पन्न हो गई, हार्डनेस करने की वजह से उसमें क्या उत्पन्न हुआ, ब्रिटलनेस, भंगुरता। तो इस भंगुरता को कम करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, टेम्पर करते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है, इसे भी हम क्रिटिकल टेम्परेचर से थोड़ा नीचे ही गर्म करते हैं और फिर उसे क्या करता है, धीरे से ठंडा कर दिया जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ही गर्म करके, इसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गर्म करके इसे धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया। टेम्परिंग में भी क्या होता है, मतलब गर्म करके धीरे से नहीं, तेज़ी से ही ठंडा करते हैं वह। लेकिन मैंने बताया ना, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके अगर आप तेज़ी से ठंडा करोगे तो हार्ड बनेगा। लेकिन हम इसे क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही गर्म करते हैं, वहाँ तक नहीं ले जाते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जब गर्म करके तेज़ी से ठंडा करोगे तो हल्का सा सॉफ्ट होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारा हार्ड करना ही बेकार हो गया। तो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने का मतलब उसमें जो ब्रिटलनेस का गुण उत्पन्न हुआ था वो खत्म हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो टेम्पर में भी हमारे ठंडा करने की दर अधिक ही रखी जाती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीजल की अधिक भंगुरता को हटाने के लिए टेम्परिंग करते हैं। इसीलिए कोई भी कटिंग टूल होता है तो उसके साथ लिखा जाता है हार्ड और टेम्पर। ठीक है, तो भंगुरता को समाप्त करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। हार्डनेस के कारण जो भंगुरता आती है उसे समाप्त करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे चलेंगे। जॉब को एनीलिंग के लिए राख या किस में रखा जाता है। देखिए, जब हम जॉब पे एनीलिंग करते हैं, पहली चीज़ तो ये पता चल गई, ठीक है, कि जो एनीलिंग था हमारा किस लिए कर रहे थे, मसनिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी मसनी योग्यता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसको कहाँ गर्म कर रहे थे, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म कर रहे थे। ठंडा कैसे करेंगे, तो एनीलिंग में हमें जॉब की मसनी योग्यता को बढ़ाना है, मतलब उसे सॉफ्ट करना है। मैंने बताया था जब मेटल को सॉफ्ट करना हो तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, और जब हार्ड करना हो तो तेजी से ठंडा किया जाता है। तो एनीलिंग के द्वारा क्या करते हैं, मेटल में मसनिबिलिटी का गुण बढ़ाते हैं, मतलब उसे आसानी से काटा या घिसा जा सके, और कोई वस्तु तभी आसानी से कटेगी घिसेगी जब वो सॉफ्ट होगी। इसका मतलब एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा हम मेटल को सॉफ्ट बना रहे हैं। तो मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करने के बाद धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो सॉफ्ट होगा, तेजी से कर दोगे तो हार्ड होगा। तो इसीलिए हम इसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। अब धीरे धीरे जॉब कैसे ठंडा होगा, तो आप उसे क्या कीजिए, राख में दबा करके रख दीजिए। आप उसे गर्म करने के बाद, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गर्म करने के बाद उसे किसी राख में दबा कर रख दीजिए, या फिर चूने में दबा करके रख दिया जाता है। चूना पत्थर, ऑप्शन है। राख या चूने के पत्थर में दबा के रखते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। नॉर्मल बाहर रखोगे तो थोड़ा तेजी से ठंडा होगा। राख या चूने के पत्थर में दबा के रखोगे तो धीरे धीरे ठंडा होगा, जिससे हमारी धातु थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे उसमें मसनिबिलिटी का गुण आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एनीलिंग के बारे में आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एनीलिंग वाला प्रोसेस क्लियर हुआ। उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। धीरे धीरे ठंडा करने के लिए उसे राख या चूने पत्थर में दबा करके रखा जाता है। इससे फायदा क्या मिल रहा है, मसनिबिलिटी का गुण बढ़ जा रहा है। ये 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, आगे स्टील की ऑस्टेनाइट संरचना तीव्र कूलिंग के द्वारा निर्मित होती है। कि अगर हमारे स्टील में ऑस्टेनाइट बना हुआ है तो उसे अगर हम तेजी से ठंडा कर दे तो क्या बनेगा, तो बनता है आपका मार्टेनसाइट। ये मार्टेनसाइट हो गया आपका, मार्टेनसाइट होता है।
मार्टेनसाइट। ठीक है, क्या चीज़ होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी स्टील को मैंने बताया कि उसे हार्ड करना है तो तेज़ी से ठंडा करेंगे। ठीक है, तो उसे हम जनरली क्या करते हैं, पहले स्टील को गर्म किया जाता है, जब वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन उसके अंदर घुलना प्रारंभ होता है। जब हमारा स्टील है, स्टील को हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी के लिए एक समान होता है, वह होता है 723 डिग्री सेल्सियस। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी स्टील का बदलता रहता है, ठीक है, कार्बन के अनुसार, लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी का एक समान होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबका एक समान होगा, कितना होता है 723 डिग्री सेल्सियस। जब इस पे हमारी वस्तु पहुंचती है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी धातु में जो है कार्बन घुलना प्रारंभ होता है। और वो कब कार्बन पूर्ण रूप से घुल जाता है, तो जब वो ऑस्टेनाइट अवस्था में पहुंचती है। ऑस्टेनाइट मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये क्या आपका लोअर है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो लोअर आपका हमेशा सेम रहता है, अपर बदलता रहता है। तो जब धातु जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचती है तो उसमें कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है और उस अवस्था को ऑस्टेनाइट बोलते हैं। जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचते हैं तो कार्बन हमारे स्टील में पूर्ण रूप से घुल चुका होता है, उसी को ऑस्टेनाइट बोलते हैं। 723 पे घुलना प्रारंभ होता है और ऑस्टेनाइट वाले पे, अपर क्रिटिकल वाले पे पूर्ण रूप से घुल चुका होता है, उसी को ऑस्टेनाइट बोलते हैं। अब ऑस्टेनाइट को अगर हम तेजी से ठंडा करेंगे तो मार्टेनसाइट पदार्थ बनाएगा। मार्टेनसाइट हमारा क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। मार्टेनसाइट हमारा कठोर पदार्थ होता है, इसी की वजह से धातु में कठोरता का गुण आ जाता है। ऑस्टेनाइट का हुआ आपको पता चला, अपर क्रिटिकल पॉइंट पे जब तेजी से हमने ठंडा किया तो मार्टेनसाइट बन गया, जिससे मार्टेनसाइट कठोर पदार्थ है, इसीलिए हमारे स्टील में भी कठोरता का गुण आ गया। अगर आप उसे धीरे धीरे ठंडा करोगे, क्वेश्चन में बोला था तीव्र कूलिंग के द्वारा, मतलब तेजी से ठंडा हमने किया था, तो मार्टेनसाइट बनाता। अगर वही कहता धीरे धीरे ठंडा करने की बात करता तो वो पेरलाइट में बदल जाता या फेराइट में बदल जाता। और पेरलाइट या फेराइट आप जानते हो, वो आपका क्या है, वो आपकी सॉफ्ट संरचना है, मुलायम संरचना है, तो वो मुलायम हो जाता अगर धीरे धीरे ठंडा करते तो ऑस्टेनाइट किस में बदलता, पेरलाइट या फेराइट वगैरह में बदलता, जो कि सॉफ्ट संरचना है। पर हमने तेजी से ठंडा किया इसलिए वो मार्टेनसाइट में बदल गया, जो कि कठोर पदार्थ था, इसलिए इसमें कठोरता का गुण आ गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर स्टील को गर्म करने की प्रक्रिया और उसे खुले वायुमंडल में वायु में ठंडा करने वाली प्रक्रिया है। कि हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर स्टील को हम गर्म कर रहे हैं, और लेकिन उसे ठंडा कहाँ कर रहे हैं, खुले वायुमंडल में। मतलब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से गर्म किया और नॉर्मल बाहर रख दिया, खुले वायुमंडली में रख दिया उसे ठंडा होने के लिए। तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वह होती है आपकी नॉर्मलाइजिंग। मैंने बोला था ना आपको नॉर्मलाइजिंग और एनिलिंग को समझने की जरूरत है, तो दोनों यहीं पे आपका क्लियर होगा। एनिलिंग में क्या था कि उसे भी हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म कर रहे थे, नॉर्मलाइजिंग में भी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं। एनिलिंग में हम उसे ठंडा करने के लिए राख में दबा रहे थे या चूना पत्थर में दबा करके रख रहे थे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए। यह भी धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन इसे ठंडा करने के लिए कहाँ रखेंगे, खुले वायुमंडल में, या कह लीजिए कमरे के टेम्परेचर पे, नॉर्मल कमरे में रख दीजिए या खुले वायुमंडल में रख दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा किया जाएगा। अगर कमरे के तापमान पर या खुले वायुमंडल में ठंडा किया जा रहा है तब नॉर्मलाइजिंग होगा। ठीक है, गर्म दोनों क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ही होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके अगर आप उसे नॉर्मल कमरे के तापमान पर या खुले वायुमंडल में ठंडा कर रहे हो तब नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मल ठंडा कर रहे हो ना, वायुमंडल के दौरान नॉर्मली ठंडा कर रहे हो तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी विशेष प्रोसेस के द्वारा राख में दबा दीजिए, चूना पत्थर में दबा दीजिए, ऐसा कुछ करते हो तो वह एनिलिंग हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल काम कर रहे हो मतलब उसे निकाल के आपने गर्म करने के बाद नॉर्मल रख दिया बाहर तो नॉर्मलाइजिंग, और अगर उसे आपने राख में दबा करके या फिर चूने पत्थर में दबा करके और धीरे धीरे ठंडा करने की कोशिश की तो एनिलिंग। नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है कि उसे नॉर्मल स्टेज में ले आना, किसी भी धातु को उस पर जो प्रोसेस करने के बाद उसे नॉर्मल, उसके पुनः प्रारंभिक संरचना में वापस ले आते हैं, जो उसकी मूल संरचना होती है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल करना मतलब उस स्टील के मूल स्ट्रक्चर को प्राप्त करना, इसीलिए इसके द्वारा ग्रेन में सुधार होता है उसके। अभी आगे बात करेंगे इसकी। तो ये दोनों क्लियर हुआ कि दोनों क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म होंगे। अगर हम उसे क्या करते हैं, राख में या चूने में दबाते हैं, राख या चूना में दबाकर ठंडा किया गया तो एनिलिंग, और अगर हमने वायुमंडल में, वायु में कमरे के तापमान पर या वायुमंडल में ठंडा होने दिया तो वह हो जाएगा हमारा, वायुमंडल में ठंडा हुआ तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मलाइजिंग। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अभी इनके आगे बात भी करेंगे कि इनके फायदा क्या हो रहा था।
जैसे कि हुआ, आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एंडलिंग में हमने देखा था ना, वह आपकी धातु को सॉफ्ट बना रहा था जिससे कि मसनेबिलिटी का गुण उत्पन्न हो रहा था आपका। आगे है, आवश्यक गुणों को प्राप्त कर स्टील की संरचना गर्म और ठंडा करने की विधि कहलाती है। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट। लास्ट वाला नीचे है आपका, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कह रहा है आवश्यक गुणों को प्राप्त करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी भी स्टील में हम अपने इच्छानुसार जो भी गुण प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, उस स्टील को गर्म और ठंडा करते हैं। मान लीजिए भाई हमें इस स्टील में कठोरता का गुण चाहिए, तो मैं उसे गर्म करूंगा और तेजी से ठंडा कर दूंगा, कठोरता मिल गया। या मुझे स्टील सॉफ्ट चाहिए, फिर मैं उसे गर्म करूंगा और धीरे धीरे ठंडा कर दूंगा, मुझे सॉफ्ट मिल जाएगा। मतलब हमें स्टील में जो भी गुण चाहिए होगा, चाहे वो कठोरता का हो, चाहे आपका मुलायम चाहिए हो, सॉफ्ट चाहिए हो, सॉफ्टनेस का गुण हो, तो हम उसको कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उसे गर्म और ठंडा करके। और गर्म और ठंडा करने का प्रोसेस क्या होता है, वही ट्रीटमेंट होता है। तो वही कह रहा है कि आवश्यक गुणों को प्राप्त करने के लिए स्टील को गर्म और ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है, हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य नहीं है, कह रहा है इनमें से कौन सा नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य नहीं है। पृष्ठ को कठोर, धातु को मुलायम करना। ठीक है, देखिए इसके द्वारा भी धातु हमारी मुलायम होती है, थोड़ा सॉफ्ट होती है। नॉर्मल स्टेज में आएगा तो सॉफ्ट ही होगा, दृढ़ता में वृद्धि होगी, संरचना को रिफाइन करना है भी। ठीक है, पृष्ठ को कठोर करना, ऑप्शन डी है आपका। भाई पृष्ठ को कठोर कब करोगे आप, अगर आप पृष्ठ मतलब सरफेस को, ठीक है, पूरा कठोर होता तो हार्डनिंग के द्वारा होता, सिर्फ सरफेस को कठोर करना है तो केस हार्डनिंग के द्वारा होगा। जबकि ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या नहीं है, तो भाई नॉर्मलाइजिंग कभी भी कठोर तो करेगा नहीं। हाँ, वह थोड़ा मुलायम बना देता है, दृढ़ता में वृद्धि होती है। ठीक है, संरचना को रिफाइन करता है, उसे वापस मूल स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कठोर नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य कठोरता करना है नहीं। कठोरता के लिए हमें क्या होगा, केस हार्डनिंग या हार्डनिंग प्रोसेस की जाएगी तब तो पृष्ठ कठोर होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, बाकी ये तीनों काम नॉर्मलाइजिंग के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन के दौरान घटक को ठंडा किया जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के दौरान घटक को किस में ठंडा करना चाहिए, पानी में डुबोकर, प्रचलित हवा में, ऑयल में डुबोकर, और प्रबलित हवा है, प्रचलित नहीं प्रबलित रहेगा। प्रबलित मतलब बहुत अधिक ठंडा तेजी से हवा हो, उसमें नॉर्मल टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, अधिक तेजी से हवा में, ऑयल में डुबोकर या कमरे के तापमान पर। तो ऑप्शन डी सही होगा। मैंने आपको बताया था कि जो कमरे के तापमान पर होता है, हम कमरे के तापमान पर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के लिए उसे ठंडा करते हैं, वायुमंडल में रखकर या फिर कमरे के तापमान पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे। बेरियम कार्बोनेट की, ये थोड़ा क्वेश्चन देखिए उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे होगा पैक कार्बोनाइजिंग में सतह को हार्ड करने के बेरियम कार्बोनेट क्यों मिलाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसका ध्यान देना। पैक कार्बोनाइजिंग में बेरियम कार्बोनेट क्यों मिलाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पैक कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में सरफेस को, ठीक है, हार्ड करने के लिए, पैक कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में सरफेस को हार्ड करने के लिए, सख्त करने के लिए बेरियम कार्बोनेट क्यों मिलाया जाता है। तो बेरियम या सोडियम कार्बोनेट हम मिलाते हैं, ठीक है, जब भी पैक कार्बोनाइजिंग की जाती है तो उसमें बेरियम या सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। वह इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमारी प्रक्रिया तेजी से हो। ऑप्शन ए है आपका, प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए। मतलब पैक कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, जो पैक कार्बोनाइजिंग है हमारा एक केस हार्डनिंग की प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, केस हार्डनिंग का। और केस हार्डनिंग क्या है, किसी भी धातु के ऊपरी सरफेस को हार्ड करना केस हार्डनिंग होता है। कोई भी हमारी धातु है, सिर्फ उसकी ऊपरी सतह को कठोर किया जाए, पूरी धातु कठोर नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपरी सतह को कठोर कर देंगे, तो वह होता है हमारा केस हार्डनिंग। ठीक है, अब केस हार्डनिंग हमारे कई टाइप के, पैक कार्बोनाइजिंग है आपका, उसके बाद आपका नाइट्राइडिंग मेथड है, साइनाइडिंग मेथड है, ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है, सब केस हार्डनिंग की प्रोसेस है। तो केस हार्डनिंग में पैक कार्बोनाइजिंग भी आता है। पैक कार्बोनाइजिंग में क्या करते हैं कि जो हमारी वस्तु है जिसमें, उसमें हम कार्बन की मात्रा को, ऊपरी सतह में कार्बन की मात्रा को प्रवेश करा करके उसे हार्ड बनाते हैं। पैक कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग मतलब कार्बन, मतलब किसी भी धातु की सतह को, ऊपरी सतह को हार्ड करने के लिए उसमें क्या करते हैं, ऊपरी सतह में कार्बन की मात्रा प्रवेश कराते हैं। तो पैक कार्बोनाइजिंग में कैसे कराते हैं, तो एक बक्सा होता है हमारा लोहे का, जिसमें हम जिस धातु में हमें कार्बन प्रवेश कराना है उसे रखते हैं, और इसमें फिर कोयला वगैरह, लकड़ी वगैरह के बुरादे भर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लकड़ी में कार्बन पाया जाता है, ठीक है, और उसे फिर पैक किया जाता है। तो इसके जो कार्बन होते हैं वह क्या करते हैं, इस मेटल के अंदर घुस जाते हैं और उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो कार्बनिक पदार्थ है उनको, उनके अंदर इसको भर के कुछ समय के लिए पैक करके फिर गर्म करते हैं, ठीक है। तो
तो यह प्रक्रिया तेजी से हो, मतलब तेजी से कार्बन इसके अंदर घुस जाए, उसके लिए क्या करते हैं, बेरियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, जो कि एनर्जाइजर होते हैं, जो कि इस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि पैक कार्बोनाइजिंग में बेरियम कार्बोनेट क्यों यूज किया जाता है, तो प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने के लिए, ताकि प्रोसेस जल्दी से हो, तो प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, देखिए इंडक्शन कॉइल, मैंने बताया ना कि केस हार्डनिंग प्रोसेस में इंडक्शन हार्डनिंग भी आता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी जॉब होती है उस पर एक कॉइल लपेट देते हैं इंडक्शन हार्डनिंग में। उसमें जॉब पर हम एक कॉइल लपेट देते हैं और उस पर हम हाई फ्रिक्वेंसी की करंट फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जब बहुत जल्दी हमारी जो सरफेस होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अन्य प्रोसेस की अपेक्षा इंडक्शन हार्डनिंग में बहुत जल्दी हमारी सतह गर्म होती है, तो उसमें हाई फ्रिक्वेंसी की करंट फ्लो करा करके हम उसको गर्म करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो इंडक्शन कॉइल हम यूज कर रहे हैं वो किसका बना होता है, तो इंडक्शन कॉइल हमारा कॉपर का बना होता है, तांबा का बना होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन परसेंटेज की वृद्धि प्रक्रिया को जाना जाता है। कह रहा है कि कोई हमारी कार्बन स्टील है, उसमें क्या निम्न कार्बन मतलब कार्बन की मात्रा कम है, लो कार्बन स्टील है, और उसमें हम कार्बन को हाई कार्बन स्टील में बदलना चाहें या कार्बन की मात्रा को बढ़ाना चाहें, तो कौन सी प्रक्रिया होगी। तो आप जानते हैं निम्न कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन की मात्रा को हमें बढ़ाना है, तो वह होता है हमारा केस हार्डनिंग में। ठीक है, और वो भी किसकी मात्रा बढ़ाना है, कार्बन की। तो कार्बन के लिए कार्बोराइजिंग, नाम से पता चल रहा है कार्बोराइजिंग, इसमें किसका नाम आ रहा है, कार्बन का नाम आ रहा है। मतलब जब हम कार्बोराइजिंग यूज करेंगे तो इसके द्वारा उसमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। जो निम्न कार्बन स्टील थी, अब उसमें आप कार्बन की मात्रा बढ़ाओगे तो कार्बन ज़्यादा होता जाएगा, जितना कार्बन ज़्यादा होगा तो हमारी निम्न कार्बन स्टील पता चला हाई कार्बन स्टील में बदल जाएगी। तो इस तरह से हम सस्ता मटेरियल खरीद करके उस पर कार्बोराइजिंग का प्रोसेस करके उसे हाई कार्बन स्टील के समान यूज कर सकते हैं। हाई कार्बन स्टील ज़्यादा महंगा मिलेगा, पता चला हमने लो कार्बन स्टील लिया, माइल्ड स्टील लिया, अब उसमें कार्बोराइजिंग प्रोसेस के द्वारा कार्बन की मात्रा हमने उसमें बढ़ा दी। आप जानते हैं कार्बन की मात्रा जितना अधिक वो उतना अधिक कठोर, ज़्यादा कार्बन कर देंगे वह हाई कार्बन स्टील में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने एक लो कार्बन स्टील, एक सस्ती स्टील को एक हाई कार्बन स्टील में बदल करके हमने उसको यूज कर लिया। तो ये होता है कि निम्न कार्बन स्टील को जो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो कौन से प्रोसेस द्वारा, कार्बोराइजिंग के द्वारा। नाम से पता चल जा रहा है कार्बोराइजिंग मतलब कार्बन, वो कार्बन की मात्रा बढ़ाने का काम आता है। नेक्स्ट है एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य। तो मैंने बताया था एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मशीनन योग्यता को सुधारना और स्टील को मुलायम करना। मशीनन योग्यता मतलब मशीनेबिलिटी, जिससे कि उसे आसानी से काटा जा सके और घिसा जा सके। तो इससे मशीनेबिलिटी की सुधर जाती है, और यह कब होगा, जब वह मुलायम होगा, तभी तो ऐसा संभव है। तो वही चीज़ कह रहा है, मशीनन योग्यता को सुधारना और धातु को मुलायम करना। नेक्स्ट देखेंगे, हार्डनिंग के समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। देखिए कोई भी स्टील हो, हार्डनिंग के समय जब आप हार्ड कर रहे होगे तो उसमें हम क्या करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी धातु का जो है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है, चाहे वो हाई कार्बन हो, लो कार्बन हो, मीडियम कार्बन स्टील, कोई भी स्टील हो। ठीक है, उनका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है, सबका एक समान होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका बदलता रहता है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो मैंने लिखा था 723 डिग्री सेल्सियस। 723 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सबका समान होता है, चाहे वो हाई कार्बन स्टील हो, कोई भी स्टील हो। सिर्फ हाई कार्बन स्टील इसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ, कोई भी हो सबका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा समान होगा। वो कितना होगा, 723 डिग्री सेल्सियस होगा। यहीं पर जो होता है स्टील वगैरह में कार्बन घुलना प्रारंभ करता है उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है, धातुओं का हीट ट्रीटमेंट आवश्यक इसलिए है, तो आपको पहला ही देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, निश्चित वांछित गुण उत्पन्न करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमें आवश्यकता अनुसार जिस गुण की ज़रूरत हो, जिसमें हमें कठोर चाहिए होगा तो हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा कठोर बना सकते हैं, हमें वस्तु सॉफ्ट चाहिए तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा सॉफ्ट बना सकते हैं। मतलब हमें जो भी गुण चाहिए वो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो धातु में हीट ट्रीटमेंट क्यों आ सकता है, निश्चित वांछित गुण प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने आवश्यकता अनुसार गुण को प्राप्त करने के लिए ही हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक उपचार ऑपरेशन से एक स्टील में दृढ़ता की वृद्धि की जाती है और भंगुरता कम की जाती है, उपचार कहलाएगी। कह रहा है कि हम भंगुरता को कम कर रहे हैं और उसकी दृढ़ता को बढ़ा रहे हैं, तो वह क्या होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि भंगुरता कम किसके द्वारा की जाती है, टेम्परिंग के द्वारा। जब हम हार्ड करते हैं तो उसमें अधिक भंगुरता का गुण आता है, जिसकी वजह से हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो भंगुरता को थोड़ा कम करने के लिए, उसके भंगुरता को हटाने के लिए, हार्डनेस उसकी बनी रहे और भंगुरता का गुण हट जाए, उसके लिए टेम्परिंग किया जाता है।
भंगुरता को कम करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्टील के नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य, भाई नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं? वह करते हैं स्ट्रेस को हटाने के लिए, मतलब जो हमारी स्टील में स्ट्रेस उत्पन्न हुई है उसको हटाएगा और उनके ग्रेन, यहाँ पे ग्रेन होगा, जो स्टील का ग्रेन है, जो कड़ है, उसके आकार को परिष्कृत करेगा, उसको फाइन करेगा, अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो मतलब उसके ग्रेन के आकार को परिष्कृत करना मतलब उसे वापस मूल अवस्था में, उसके कड़ों को, जो हमारी स्टील है उसके कड़ों को मूल आकार में लाने की कोशिश करेगा, कड़ों को मूल आकार में लाने की कोशिश करेगा और उसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ था उसको हटाएगा, जिससे कि वो नॉर्मल में आ जाए। जैसे आप होते हो, आपके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, फिर आप बाद में नॉर्मल हो जाते हो, तो वैसे इसके अंदर स्ट्रेस है, निहित स्ट्रेस है, उसको क्या करना होगा, ख़त्म करना है, तो मतलब उसे नॉर्मल करना पड़ेगा। तो वही है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग के द्वारा जो स्टील में स्ट्रेस उत्पन्न हुई है उसको ख़त्म किया जाता है और ग्रेन आकार को परिष्कृत किया जाता है। जबकि यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये नॉर्मलाइजिंग हो गया आपका, और हम एनीलिंग की बात कर रहे थे एक बार। ठीक है, एनीलिंग, अनिलिंग क्या होता है? अनिलिंग में हम जो है इसमें आप स्ट्रेस को हटा रहे हो और ग्रेन आकार को परिष्कृत कर रहे हो, जबकि इसके द्वारा हम क्या कर रहे थे, मशीनन योग्यता को बढ़ा रहे थे। मशीनन योग्यता मतलब मशीनेबिलिटी को बढ़ा रहे थे, मशीनन योग्यता को बढ़ाने के लिए, यही था ना। और नॉर्मलाइजेशन का यूज क्यों कर रहे हो, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यह भी सॉर्ट करता है धातु को और निहित स्ट्रेस को हटाता है, ग्रेन आकार को परिष्कृत करता है। मशीनन की योग्यता को सुधारना किसका काम है? वह अनिलिंग का काम है। स्ट्रेस को हटाना, उसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न हो गया है या उनके ग्रेन के आकार को परिष्कृत करने का मतलब है उनको मूल कड़ों में वापस परिवर्तित करना, अपने प्रारंभिक स्थिति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। फिर दूसरा चीज़ हम नॉर्मलाइजिंग में देख सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग बताया गया था, यह भी कहाँ गर्म किया जाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं और कमरे के तापमान पर ठंडा करते हैं, कमरे के तापमान पर ठंडा करते हैं। यह क्या नॉर्मलाइजिंग में था। जबकि एनीलिंग में क्या था? एनीलिंग में जो है हम इसे भी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म, लेकिन इसे ठंडा कैसे किया जाएगा? तो ठंडा करेंगे राख या चूना में दबाकर। ठीक है, कैसे ठंडा किया जाएगा? राख या चूना में दबा करके, जबकि इसको ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान पर ही ठंडा कर दिया जाता है। दोनों को क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया जाएगा। ठीक है, बाकी वो मैंने बताया कि उससे मशीनन योग्यता बढ़ेगी, जबकि इससे स्ट्रेट जो है उसको हटाया जाता है, जो उसको मूल ग्रेन है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की दो विधियां हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका केस हार्डनिंग होता है, केस हार्डनिंग, उसी में आपका क्या आता है? कार्बोराइजिंग प्रोसेस आता है। ठीक है, कार्बोराइजिंग, जिसमें कि हमारा पैक कार्बोराइजिंग भी था। उसके बाद नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ठीक है, हमारा फ्लेम हार्डनिंग, और उसके बाद है लास्ट आपका इंडक्शन हार्डनिंग। मतलब ये जो भी प्रोसेस है ये सब केस हार्डनिंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या करते हैं, सिर्फ हम धातु की ऊपरी सतह को कठोर बनाते हैं, उसी को केस हार्डनिंग कहते हैं। धातु की सिर्फ ऊपरी सतह को कठोर बनाना केस हार्डनिंग कहलाता है। वह कार्बोराइजिंग द्वारा, तो उसमें हम ऊपरी सतह में कार्बन की मात्रा का प्रयोग करके अगर उसकी ऊपरी सतह को कठोर बना रहे हैं, किसी भी धातु की ऊपरी सतह को कठोर बनाने के लिए सिर्फ कार्बन की मात्रा प्रयोग करके उसमें कठोर बनाते हैं तो कार्बोराइजिंग कहलाएगा। अगर नाइट्रोजन की मात्रा इसमें प्रवेश करके मैं ऊपरी सतह में इसको कठोर बनाता हूँ तो नाइट्राइडिंग कहलाएगा। अगर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को मिला हुआ असर हो और उनका यूज करके हम ऊपरी सतह को अगर कठोर बनाते हैं तो साइनाइडिंग कहलाएगा। कार्बोराइजिंग में सिर्फ कार्बन करेंगे, नाइट्राइजिंग में सिर्फ नाइट्रोजन को प्रयोग करा के सतह को कठोर बनाएंगे। साइनाइडिंग में दोनों का मिला हुआ असर होता है, तब हम उसको साइनाइडिंग बोल देते हैं। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग में फ्लेम जला करके, ऑक्सीटाइलिंग गैस जो होती है, गैस की फ्लेम जला करके इसको हार्ड करेंगे, और इंडक्शन में कॉइल लपेट करके हाई फ्रीक्वेंसी की करंट फ्लो करा करके इसकी सरफेस को हार्ड करेंगे। तो ये हमारा केस हार्डनिंग है। तो ये साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसकी विधि है? केस हार्डनिंग की विधि है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे है
कार्बोराइजिंग किस पर किया जाता है? तो देखिए कार्बोराइजिंग का काम क्या है, किसी भी मेटल में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना। कार्बोराइजिंग यही तो है कि हम उसकी सरफेस में कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे जिससे कि वह हार्ड हो जाए। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए हाई स्पीड स्टील, ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। हाई कार्बन स्टील, उसमें जब पहले से ही कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें आप क्या कार्बन मिलाओगे? मध्यम कार्बन स्टील और निम्न कार्बन स्टील। तो जनरली हम यूज करते हैं निम्न कार्बन स्टील के लिए, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है उसमें हम कार्बन की मात्रा बढ़ा करके उसे मध्यम या हाई कार्बन स्टील में बदल करके हम यूज करते हैं। ठीक है, जब निम्न कार्बन स्टील को क्या करेंगे हम, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे जिससे वो मध्यम कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील के समान काम करने लगेगी। तो कार्बोराइजिंग निम्न कार्बन स्टील पर किया जाता है। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? ये इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जिसे नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं? देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगा, स्ट्रेस मैंने बताया था, इससे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। शक्तिशाली ग्रेन साइज, इनके ग्रेन क्या थे, परिष्कृत हो जा रहे थे, अच्छे हो जा रहे थे, तो मतलब अच्छे ग्रेन मिलेंगे हमें, ये भी ठीक है। ऊपरी सतह की कठोरता प्राप्त करना, यह आपका नहीं है। नॉर्मलाइजिंग के द्वारा यह नहीं होता, नहीं तो केस हार्डनिंग के द्वारा ऊपरी सतह को कठोर प्राप्त किया जाता है। तो इसका मतलब नॉर्मलाइजिंग के द्वारा यह गुण प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह केस हार्डनिंग के द्वारा प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अनिलिंग प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हमने अभी बात किया था पीछे कि इसकी वजह से मशीनन क्षमता बढ़ जाती है। मशीनन क्षमता मतलब उसके आसानी से काटा या घिसा जा सकता है। तो मशीनन योग्यता या मशीनन क्षमता बढ़ाने के लिए एनिलिंग प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो भी था इस चैप्टर से वो मैंने आपको कराया। बाकी आप जो है हमारे चैनल को जो है उस पर टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए ग्लोबल ITI। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पर ग्लोबल ITI सर्च करेंगे आप जो है वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा आपको। वहाँ पे और भी 1-2 फर्जी चैनल बने हुए हैं, आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। बट आपको देखना है कि जिस चैनल में 12,000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं वो हमारा ओरिजिनल चैनल है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका फ़ायदा होगा कि कोई भी वीडियो जो अगर मिस नहीं होगी। प्लस जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया इसका PDF भी हम लोग क्या करते हैं, वही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम पे ये जो PDF मैंने आपको क्वेश्चन कराया इसका PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर ही मिलेगा। तो आपको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा उससे। ठीक है, वहाँ पे जो हम लोग PDF देते हैं उसमें आंसर नहीं होता है, उसके पीछे रीजन होता है। कई सारे लोग परेशान होते हैं, सर आंसर भी दीजिए, आंसर भी दीजिए। हमारा देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ वीडियो देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसके बाद आपको जो PDF मिलेगा अब उस PDF को डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए कि आपने यहाँ जब सीखा तो आपको उसमें कितना सही कर पा रहे हैं। आपको उसी के साथ आंसर मिल जाएगा तो क्या मतलब है। तो हमारा एक तरह से वो PDF जो है वो आपका टेस्ट पेपर की तरह ही होता है। समझ लीजिए कि आप यहाँ पढ़ो और आप क्वेश्चन को आपने सारा देखा, अब आप उस PDF को डाउनलोड करो और वहाँ खुद से देखो कि आपको कितना आया, तो आपको क्लियर होगा ना कि आपको समझ में आया था कि नहीं आया था। तो इसलिए वहाँ पे हम ऐसा करते हैं, उसमें आंसर नहीं होता, आपको आंसर यहीं पे देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आप जो है अगर पहली बार चैनल पे थे तो मैं बताता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहले जैसा बोलता तो मैं फ्रेंड सर्कल वगैरह में शेयर करने के लिए, तो शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है। और अगर आप नए सेशन में आपके यार दोस्त कोई अगर एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स या जो भी ITI में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो हमारे यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन जल्दी ओपन होने वाला है, तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा चैनल वगैरह पे। ठीक है, या टेलीग्राम ऐप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो आपको एडमिशन वगैरह भी जिनको लेना तो ले सकते हैं। अगर आप दूर के भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी क्लासेज ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। बाकी ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको अगले चैप्टर के साथ, उसमें भी फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा इसी तरह से जैसे हमने इसमें किया। थैंक यू।